नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले मैं इस वीडियो के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरह का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक ऑन डिमांड वीडियो है जो हमारे एस्पिरेंट्स की डिमांड पे बनाया जा रहा है। जब से मैंने एसएससी सीजीएल मेंस 2022 की आंसर की आई और मैंने अपना स्कोर बताया था उस दिन, तब से आप सभी लोगों के व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस थे कि सर ये जो आपने स्कोर किया है इसकी हमें पर्सनल गाइडेंस दे दो और एक स्ट्रैटेजी बता दो जिससे हमारा इंग्लिश की वजह से एसएससी सीजीएल का सिलेक्शन रुक रहा है बार बार, या फिर हम स्कोर कर सकते हैं क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। तो वही चीज़ मैंने उन लोगों को बोला कि जब इतनी डिमांड है, इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं किसी एक चीज़ को लेके, तो क्यों ना ये चीज़ पब्लिक की जाए। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीट वीडियो लेकर के आया हूँ। मैं शॉर्टली चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें बतानी है, इसमें 2-3 चीज़ें बतानी और ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। अभी अभी मेरे स्कोर लिस्ट में एक और नया स्कोर और लाजवाब से स्कोर ऐड हुआ है। हालांकि मैं इस चीज़ को बहुत लाइटली ले रहा था, लेकिन आप लोगों ने इस चीज़ को फिर से बाहर निकाला और ये बताया कि ये भी एकदम शानदार स्कोर इस बार बनाया। और ये सच बताऊं तो अब तक के मेरे 4-5 स्कोर्स में ये सबसे बेस्ट स्कोर मेरे लिए रहा, जो कंप्लीटली ईमानदारी से फुल स्कोर है, कंप्लीट स्कोर है। तो ये है आप लोगों का एक शानदार सा एक स्ट्रैटेजी की वीडियो जिसके अंदर मैं आप लोगों को एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2022 में जो 135 के 135 नंबर मेरे कैसे बने हैं, 45 के 45 क्वेश्चन सही कैसे हुए हैं और आप कैसे कर सकते हो। ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, आपके पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट जो आपको परेशान करता है उसको भी इसी स्ट्रेटजी के साथ आप इंप्रूव कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ्स हो या कोई अदर सब्जेक्ट हो। ठीक है, और ये एक स्ट्रेटजी सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ये उनसे भी गिरे हुए स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी कोई भी चीज बहुत ज्यादा खराब है, जिससे हद से ज्यादा डर लगता है, वो मेरे से कंपेयर कर सकता है अपनी चीजों को, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कहां से मैंने चीजें शुरू करी और कहां तक मैं पहुंचा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं और कहां से चीजें शुरू करके। तो ये शानदार सी स्ट्रैटेजी आप लोगों के काम आने वाली है। शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी शुरू करने से पहले मैं इस अचीवमेंट के अलावा भी एक दो चीजें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में मैंने जो स्कोर्स करे हैं, जो मैं आपको हर क्लास में बताता भी हूं, उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। सबसे पहले जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो मैं एयरफोर्स का पेपर दिया था, मेरी लाइफ का पहला पेपर था, वो मैंने क्वालिफाई भी किया था। उसके बाद मैंने जीडी दे करके उसी का ग्रुप डिस्कशन करके मेडिकल में मैं अनफिट हो गया था, क्योंकि मुझे शुरू से ही फोर्स में जाना था। जब गांव के जो लड़के होते हैं उनको फोर्स में जाने का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो मैंने वही अप्लाई किया था एयरफोर्स में जाने के लिए। लेकिन वहाँ से मैं मेडिकल अनफिट हुआ तो मुझे लगा कि चलो मेडिकल एयरफोर्स में बहुत ज़्यादा टफ होता होगा, तो मैं पुलिस का जो है फॉर्म भरता हूँ। किसी ने बताया कि अगर आप सीपीओ देते हो तो वहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी फोर्स में जाने का मौका मिल जाएगा, एयरफोर्स में मेडिकल अगर ज़्यादा टफ होता है। तो मैंने एसएससी सीपीओ की तैयारी करी, ठीक है, डिफेंस के साथ साथ। तो मैंने एसएससी सीपीओ 2019 का पेपर दिया था। उसी बीच मैंने 2018, 17 और 18 में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू कर दिया था, मेरी टीचिंग लाइफ भी चल रही थी उसी साथ। तो वहाँ पे मैंने पहला पेपर सीपीओ का दिया था 2019 में, जिसमें मेरा इंग्लिश का पूरा स्कोर था। और मेंस में मेरे 184 नंबर थे 200 में से। सिर्फ इंग्लिश 200 नंबर की आती है, आपको भी पता है। लेकिन वही चीज यहां पर भी हुई, यहां पर भी मेरा मेडिकल आउट हुआ। मेरा पैर जो है वो फ्लैट है, दोनों पैर, ठीक है। हाँ, जनरल लाइफ के लिए मेडिकल कोई अनफिट नहीं है, लेकिन फोर्स के लिए वो अनफिट माना जाता है, ठीक है। जो पैर होते हैं वो फ्लैट है। मैं आपको बता रहा हूं अपनी प्रॉब्लम। फिर उसके बाद मैंने यहां से भी डिसअपॉइंटमेंट मिला। फिर मैंने सीजीएल 2019 दिया कि इसमें मेडिकल नहीं होता, इसमें भी हमें टैक्स, इनकम टैक्स वगैरह या फिर एक्साइज इंस्पेक्टर, मतलब इसमें भी थोड़ी सी एक होता है ना एडवेंचरस टाइप की जो जॉब है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैंने अप्लाई करा 2019 में। प्री मैंने इसका भी जो है क्वालिफाई किया था। इसमें भी मेरे अप्रॉक्स जो है बराबर मार्क्स थे, मतलब मेरिट के अप्रॉक्स थे। और इंग्लिश में मेरे पूरे के पूरे नंबर थे, क्योंकि उसकी रणनीति थोड़ी सी बाद में बताऊंगा कि ये सब हुआ कैसे, वो लंबी स्टोरी है, ठीक है। सिर्फ इंग्लिश पढ़ता था, बाकी के सब्जेक्ट्स में नहीं पढ़ पाता, सिर्फ फीस की वजह से कि मेरे पास पैसे नहीं थे। इंग्लिश में फ्री में पढ़ता था, इसलिए मैं सारी चीज़ें फ्री में पढ़ता रहा, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया और आगे बताऊंगा
तीन तीन बार मैंने सिलेबस को कंप्लीट किया था, 50 में से 50 बनाए थे मैंने प्री में। मेंस में 195 195 स्कोर 2019 वाले में था। नॉर्मलाइजेशन के बाद इसमें भी 5-6 नंबर बढ़ गए थे और ये स्कोर 201 हुआ था। ये सीजीएल 2019 का स्कोर था। ये सीजीएल 2022 मैंने 20 और 21 स्किप करे, पढ़ाने के चक्कर में मैं इतना व्यस्त हो गया कि मैंने पेपर ही नहीं दिया। और 20 वाला तो मैंने खुद ही छोड़ा था, ठीक है। हाँ, 21 वाला मैंने भरा नहीं था। यहां पे देखोगे तो 22 वाले का स्कोर है, ये एक क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। मैंने उस दिन भी बताया था एनालिसिस में कि भाई मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। 47.5 यहां पे इंग्लिश में प्री में मार्क्स थे और मेंस में 135 जो कल परसों आंसर की आई है। फुल स्कोर मैंने नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने बार बार उस चीज को हाईलाइट करा कि सर ये स्कोर कैसे बनाया आपने, और इसकी उम्मीद नहीं थी क्योंकि पैटर्न पूरी तरह से चेंज हुआ था, ठीक है। तो आप लोगों ने कहा कि सर ये स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करो। तो अब देखो आप लोगों के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जो मैंने फॉलो करी है। मैं आपको कोई ज्ञान नहीं देने वाला, मैं वो बता रहा हूं जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने करा है और कहां से करा है, कहां तक लिया है। यहां से शुरू करके यहां तक पहुंच के मैं आपको पूरी की पूरी चीजें एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल जीरो और निराशाजनक स्थिति से लेकर के फुल स्कोर। एक बहुत ही शानदार अचीवमेंट होता है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ये मेरी कहानी है भाई, आप इसको अपनी कहानी से रिलेट करके पढ़ाई करना, मे बी कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। पहली चीज जो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी वो बता देता हूं कि मैं भी एक हिंदी मीडियम से पढ़ा स्टूडेंट हूं। आपने देखा होगा मेरी जो कम्युनिकेशन है वो ज्यादातर हिंदी में रहती है। इंग्लिश पढ़ाता हूं बट मैं कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन मेरी हिंदी में रहती है, ठीक है। डिलीवरी भी मेरी हिंदी में रहती है। पढ़ाते बाइलिंगुअल हैं, ठीक है। इंग्लिश जब मैं पढ़ता था स्कूल में बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो, मतलब इंग्लिश में हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ये हाल था मेरा इंग्लिश में। इंग्लिश सिर्फ मैंने स्कूल में पढ़ी थी और स्कूल की इंग्लिश में इंग्लिश के नाम पे मैंने सिर्फ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़े थे। राम आम खाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, सिर्फ इतना। इससे हमारा जो है स्कूल के एग्जाम पास हो जाते थे। जब 12th पास हुआ उसके बाद हमने प्रेपरेशन स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने तैयारी शुरू करी थी एयरफोर्स की, जैसा कि मैंने आपको बताया। एयरफोर्स की तैयारी करते करते बाकी की चीजों की भी तैयारी शुरू कर दी। मैंने आपको बताया था कि एयरफोर्स में मेडिकल आउट हो गया था। उसके बाद जो मैंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी उसका सबसे बड़ा मेजर कारण क्या हुआ इंग्लिश इंप्रूव होने का, वो मैं आपको बता देता हूं। मेरे पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे, मैं सच बताऊं, ईमानदारी से बता रहा हूं। तो फीस के लिए पैसे नहीं थे, घर वालों के पास भी नहीं थे, मैं बस काट रहा था अपना, ठीक है। तो उस टाइम पे एक इंग्लिश वाले सर थे जहां पे मैंने 1-2 महीने इंग्लिश पढ़ी थी पैसे देके। उसके बाद मैंने सर से झूठ बोल दिया कि सर मैं, वो सर लाइफ टाइम वैलिडिटी का एक कार्ड बनाते थे, ठीक है। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि सर मेरे पास भी मेंबरशिप है और मैंने भी इकट्ठे पैसे जमा कर दिए हैं और अब जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं आपके यहाँ पढ़ूंगा, ऐसा उनकी पॉलिसी थी। तो वो जो झूठ का सहारा लेकर के मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू करी, तो फिर इंग्लिश पढ़ने के लिए मेरे पास पूरी आज़ादी थी, बाकी और कोई सब्जेक्ट में पढ़ नहीं पाता था, है ना। तो मैंने अपनी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दी सर के यहाँ लगातार। 5 से 6 महीने का कोर्स होता है, मैंने वही एक कोर्स लगातार पढ़ा और 3 बार उस पूरे कंप्लीट कोर्स के सिलेबस को मैंने क्या किया, स्टडी किया सर के यहाँ। डेली मेरी सुबह 7 बजे 7 से 8 क्लास होती थी, 1 घंटे डेली पढ़ने जाता था, ठीक है। 3 बार मैंने उस सिलेबस को कंप्लीट किया। लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता था फ्री में बिठा के पढ़ाता था, वहां पे स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय भी मुझे दिक्कत आती थी। मतलब बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स होती रहती है, मिस्टेक्स तो होती रहती थी, क्योंकि भाई मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, ज्यादा ज्ञान नहीं है चीजों को। जो चीजें पढ़ रखी हैं सर ने कुछ और बोला, मैं कुछ और लिख लाया, तो वो गड़बड़ हो जाता। तब बहुत समय पहले की बात है, 2017-18 की बात है, ठीक है। तब भी इंग्लिश को लेकर के मेरे अंदर बहुत सारी कमियां थी। अब उन कमियों को दूर कैसे करा जाए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। अभी तक मैंने सीपीयू एग्जाम दिया नहीं, अब इसके बाद देंगे 2019 वाला, ठीक है। ये तो सिर्फ अपनी बता रहा हूं कि यहां से मैंने पढ़ना शुरू किया था, यहां तक पहुंच गए थे। 3 बार सिलेबस कंप्लीट किया, 2017 में पढ़ना शुरू किया था, 18 और 19 में 3 बार सिलेबस कंप्लीट करने के बाद मैंने एसएससी सीपीयू एग्जाम दिया था, जहां पे मैं आपको बता दूं इंग्लिश 3 बार पढ़ने के बाद मुझे 2 चीजें समझ में आई, सबसे जरूरी 2 चीजें। पहली चीज कि आप एक सिलेबस को कितना भी पढ़ लो, कितना भी उसको रिवाइज कर लो, आपको उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप एक बार सिलेबस पढ़ लिया है, 25 बार उसको रिवाइज करते रहोगे, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, निकल भी जाएगा तो वो अच्छा स्कोर नहीं आ सकता।
जो रैंक लेके आते हैं लड़के वैसा स्कोर नहीं आएगा, कब भी नहीं आ सकता बिना प्रैक्टिस के। तो पढ़ता तो मैं रहता था, रिवाइज करता रहता था, प्रैक्टिस नहीं हो पाती थी। दूसरी सीख कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करते हो, आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ा है जो आज के स्टूडेंट करते हैं। उस टाइम पे यूट्यूब इतना एक्टिव नहीं था। आज के जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो बेसिक से पढ़ना ही भूल गए। वो किसी टीचर के पास जाना ही नहीं चाहते, किसी भी क्लास में रेगुलरली 4 से 5 महीने बैठने नहीं चाहते, 2 महीने में सब कुछ खत्म करना चाहते हैं, 1 महीने में सब कुछ खत्म करना चाहते हैं। इवन आजकल का ट्रेंड ये चल गया कि सर एक वीडियो में सब कुछ करा दो, एक वीडियो में। पॉसिबल ही नहीं है यार। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। ऐसे भी स्टूडेंट है जो सिर्फ प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, बेसिक से उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी आप फेल हो सकते हैं, और आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने पहले पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल बेसिक से पूरे सिलेबस को, तो भी फेल हो सकते हैं। दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। अब मेरा एक काम तो हो चुका था, एक काम तो मेरा हो चुका था, सिलेबस मैंने 3 बार कंप्लीट कर लिया, मेरे बेसिक्स तो सारे क्लियर हो गए, एक एक चीज कॉन्सेप्चुअली तो पूरी क्लियर हो गई। अब बाकी थी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करूं, प्रैक्टिस के लिए मैंने क्या किया मैं आपको बताता हूं, जो मैंने किया और आप क्या कर सकते हो। मैं दोनों की स्थिति बताऊंगा, यहां पे मैं हूं, यहां पे आप हो। जो मैंने किया वो भी आप कर सकते हो, या फिर आप जिस जगह पे हो जो कर रहे हो वैसे भी आप कर सकते हो। जो मैंने किया वो मैं आपको बता देता हूं, आप क्या कर सकते हैं वो आपको करना होगा। और ये जो पूरा पैटर्न होगा यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, यही आपको रैंक दिलाएगा। मेरी स्टोरी सुन लो भाई, मैंने क्या किया था। मेरे कॉन्सेप्ट्स तो सारे क्लियर हो गए, कॉन्सेप्चुअली मैंने पूरी इंग्लिश अच्छे से 3-3 बार पढ़ रखी थी। अब बारी है प्रैक्टिस की, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए पढ़ाना शुरू कर दिया। पहले मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली पढ़ाता था, नॉर्मली टाइम पास के लिए, एक्सपीरियंस लेने के लिए। 1 साल पढ़ाया था, फ्री में पढ़ाया, कुछ बच्चों को कुछ छोटी मोटी कोचिंग्स में ऐसे पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने प्रोफेशनली पढ़ाना शुरू करा, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में जाके। तो वहां पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, वहां से मेरा सिलेबस भी रिवाइज होते जा रहा था। साथ के साथ हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस भी कराते हैं भाई। पढ़ाने के बाद जो तरीका मैंने सीखा था वही मैंने अप्लाई करा था, जो सर हमें पढ़ाते थे और प्रैक्टिस कराते थे वही मैं अपने स्टूडेंट्स को कराने लगा। तो मैंने कम से कम 20 से भी ज्यादा, अब तक की बता रहा हूं, 20 से भी ज्यादा बुक्स की प्रैक्टिस लगा दी थी 2020 के एंड तक। 2020 के एंड तक मैंने 20 किताब लगवा दिए थे अपने स्टूडेंट्स के साथ, खुद भी मिलके। उसके बाद मैंने और भी कई सारी कोचिंग सेंटर्स, एग्जामपुर वगैरह ज्वाइन करे थे। तो ये तो रही मेरी प्रैक्टिस की कहानी कि मेरा जो सिलेबस था वो तो मेरा कवर था। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या करा, स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराई। ठीक है, क्लास में प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस सीट देते थे डिफरेंट बुक से, वहां से मेरी प्रैक्टिस स्ट्रांग हुई। तो भाई एक चीज को जितना रिवाइज करोगे और उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, फिर आपसे बचता क्या है भाई, कुछ भी नहीं बचेगा आपसे, आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आ जाते हैं कि भैया ये तो मेरा था। चाहो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आज से आप पढ़ाना शुरू कर दो और अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराना शुरू कर दो, आपकी भी हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर आप एज ए स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं, आप किसी भी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि ये जो फील्ड है टीचिंग वाला थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। इसमें भी आपको जो जितनी दिखती है उतनी मेहनत नहीं, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। ठीक है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। टीचर्स के सेक्रीफाइसेस बहुत सारे होते हैं जो दिखते नहीं है। हमारे पीछे कितनी भी प्रॉब्लम हो, हम कितनी भी प्रॉब्लम में हो, आपके सामने जब भी खड़े होंगे, मोटिवेटेड होंगे, स्माइल करते हुए, ठीक है, एकदम पॉजिटिव से नजर आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि हमारी ऑडियंस जो हम पे भरोसा करती है, कहीं वो डिसअपॉइंट ना हो जाए, कहीं वो डिमोटिवेट ना हो जाए। हम अपनी प्रॉब्लम्स को ऐसे इग्नोर कर देते हैं इन फ्रंट ऑफ यू और ऑडियंस। ठीक है, अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हम कमजोर हैं या हम परेशान हैं। तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी होते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट की तरह पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा, आप डायरेक्टली बिना टीचिंग के भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरा एक कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स के लिए, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पूरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, जो आखिरी जो कंक्लूजन है वो यहां से निकल के आएगा। ये जो 2-3 बातें हैं ये आपके काम की हैं। पहली चीज, किसी भी सब्जेक्ट को पूरी तरह से तैयार करने के लिए पहले काम होता है हमें चीजें सीखनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, सीखना शुरू करो। हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। आज के स्टूडेंट जो हैं वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, सीखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं करना, आप तैयारी को सफिशिएंट टाइम दो।
एक प्रॉपर टाइम दो जितना उसको चाहिए। 6 महीने तो 6 महीने दो, 1 साल तो 1 साल दो, 2 साल तो 2 साल दो। समझ रहे हैं? तो जितनी तैयारी को समय चाहिए उतना उसको दो। सीखने में थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करो और सारी चीजों को कॉन्सेप्चुअली पहले सीखो और उनको सीखने के बाद उनकी प्रैक्टिस करो थोड़ा थोड़ा करके। आज मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया 6 दिन में, आज से 6 दिन में, तो तसल्ली से पढ़ो उसको, हड़बड़ी मत मचाओ, भागो मत, स्किप मत करो कुछ भी। पहले उसको 6 दिन तक पढ़ो और 6वें दिन से उसी चैप्टर की प्रैक्टिस सेक्शनली प्रैक्टिस करना शुरू करो। जितना सीखा उसकी प्रैक्टिस। जैसे मैच में जो खिलाड़ी होता है वो पहले चीजों को तैयार करता है, एक एक स्टेप सीखता है, फिर उसको डेली डेली प्रैक्टिस करता है, सीधे फाइनल खेलने नहीं चला जाता। समझ गए ना? उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके कई सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जब आपके पास कलेक्शन हो जाता है कॉन्सेप्ट्स का और क्वेश्चंस का, तब आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करते हो। मतलब आप टूर्नामेंट खेलते हो। पहले तैयारी करते हो घर पे अकेले, फिर टूर्नामेंट में जाते हो, फाइनल नहीं, अभी ट्रॉफी जीतने नहीं जा रहे, टूर्नामेंट में जाते हैं। वहां पे आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपके प्लेयर्स होते हैं, अलग अलग टीम्स होती हैं, उनमें आपको बिठाया जाता है। वहां पे आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे। जैसे कि पहले तो नाउन प्रोनाउन ऐसे करके आपने चैप्टर वाइज पढ़ लिया, उसके बाद आपने पूरी ग्रामर को प्रैक्टिस किया, पूरी वोकैब को प्रैक्टिस किया, पूरे कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस किया, पूरे मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस किया। इस तरह से ये साल 6 महीने की बाद की स्टोरी है, कम से कम 4-5 महीने बाद की स्टोरी है ये वाली चीज। मिक्स प्रैक्टिस करते करते आप अपने आप का टेस्ट भी ले सकते हैं, जो कि आज के स्टूडेंट डे 1 से टेस्ट लगा दे रहे हैं। जो ऑनलाइन पढ़ते हैं वो लोग, उनके पास आजादी है कुछ भी पढ़ने की। ऑफलाइन में आजादी नहीं होती थी, जितना टीचर पढ़ाएगा उतना ही पढ़ना पड़ेगा। यहां तो कुछ भी पढ़ सकता है वो, उसके पास पूरा पूरा सब्सक्रिप्शन है, कभी भी मॉक टेस्ट दे सकता है, कभी भी क्लास ले सकता है, कोई सी भी क्लास ले सकता है, उसके फोन में कंट्रोल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आजाद हैं, वो सीधे पहले दिन से टेस्ट लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जो लोग बेसिक हैं, जो बेसिक है, पहले उनको चैप्टर वाइज पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, मिक्स प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद मिक्स प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपना टेस्ट ले सकते हैं। पहले आपके पास कुछ होना भी तो चाहिए टेस्ट देने के लिए। आपके पास कुछ है ही नहीं है तो टेस्ट किसका दोगे? फेल ही होगे, निराशा होगे, दिमाग में स्ट्रेस आएगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, डिसीजन लोगे उल्टे सीधे। तो मिक्स प्रैक्टिस लगाते लगाते आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कम से कम 5 से 6 महीने पढ़ाई को देने के बाद मॉक टेस्ट शुरू करोगे तब। ठीक है? जब इतना सब कुछ आप कर लेते हो, तब आपको पता चलता है कि अब खुद को परखना है, मतलब मेरे अंदर कितनी कमियां हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके अंदर कमियां निकलेंगी और उन कमियों को दूर करते समय आप पेपर देते हो। हम लोग इस बीच में पेपर देते हैं, ये हमारा बहुत बेकार तरीका होता है। 4 से 5 महीने अगर आपको तैयारी करने में लग रहे हैं, तो उस बीच कोई एग्जाम ही मत दो, चाहे कोई सा भी कितना ही बड़ा एग्जाम हो, दो ही मत। 3 से 4 महीने जब तक आप पढ़ रहे हो तब तक, ये तो मेरी राय है भाई, क्योंकि उसमें कर भी नहीं कुछ पाओगे और स्ट्रेस जो आएगा वो अलग आएगा। ठीक है? तो जब ये सब तैयारी करने के बाद, जब आप मॉक टेस्ट भी लगा रहे होते हैं, सब कुछ आपने पढ़ भी रखा है, रिवाइज भी कर रहे हो, फिर वहां पर आपको कमियां नजर आएंगी अपने अंदर कि मेरी कौन सी चीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा वीक है, कहां पर मैं सबसे ज्यादा फंसता हूं। मैंने तो पूरा सिलेबस भी पढ़ लिया अच्छे से एक एक करके, फिर भी मुझे प्रेपोजिशन का क्वेश्चन ज्यादा तंग करता है, मुझे एरर वाला क्वेश्चन ज्यादा तंग करता है, मुझे PQRS ज्यादा तंग करता है। तो फिर आपके पास कमियों को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका पता चल गया। अब आप इंडिविजुअली उन्हीं कमियों पे काम करो। ये स्टेज होती है आप लोगों की कमियों पे काम करने वाली, कि जो चीज आपकी कमजोर है, जो चीज आपकी वीकनेस है, जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, उस चीज पे इंडिविजुअली काम करो, आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, मॉक टेस्ट में नंबर देखो सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन पे काम करो। जब आप उन पे काम करोगे, हमारे पास ये सारी चीजें छटी हुई आती हैं। आपको पता है कि सर आपका इतना अच्छा स्कोर कैसे हो सकता है? भाई मेरे पास स्टूडेंट्स के डाउट आते हैं, वो डाउट मेरा भी हो सकता है। जब मैं उन स्टूडेंट्स को बताता हूं तो मैं कभी कभी अटक भी जाता था, अब भी अटक जाते हैं कभी कभी, लेकिन अटकने के बाद आप तो छोड़ दोगे, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हैं। हम नहीं छोड़ सकते, हमें नींद नहीं आती जिस दिन हम किसी का डाउट नहीं बता पाते। हम जमीन आसमान एक करके उस डाउट को क्लियर करते हैं, चाहे कहीं से, क्योंकि हम टीचर हैं, हमें पता है ये क्लियर होना ही चाहिए। और वही डाउट अगर अगली बार एग्जाम में आ गया या किसी भी चीज में आ गया, कभी भी मिल गया, तो वो हमसे नहीं बचने वाला, आपसे बच जाएगा। क्योंकि मैंने तो भाई
स्टूडेंट को भी बताया, मैंने खुद को भी एनालाइज किया है, उस चीज़ को मैंने ढूंढा है 50 जगह से, मुझे मिल गया। जब मैं दूसरों को सेटिस्फाई कर सकता हूं तो क्या मैं अपने क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, उसको सॉल्व नहीं कर सकता? टीचर्स की यही तो एक स्ट्रेंथ होती है कि वो एक चीज़ को 25 बार पढ़ते हैं, 10 बार पढ़ते हैं। मैंने 100 क्वेश्चन की अगर सीट बना ली तो मैं सिर्फ एक बार नहीं पढ़ूंगा, मैं अगर 10 बैच पढ़ा चुका हूं तो 10 बार वो क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, और हर बार अगर नए क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब मैंने 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन एक स्टूडेंट ने सिर्फ 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं। ये रीजन होता है कि टीचर एक अच्छा स्कोर बना देता है अपने सब्जेक्ट में, और उसकी कमजोरी ये होती है कि स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट पढ़ता है, टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता। यही मेरा भी रीजन रहा इस बार कि मैं कॉन्फिडेंस में मैं 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, सही कितने हुए हैं? 15, 17, 12 ऐसे सही हुए हैं, तो टोटल क्वेश्चंस मेरे 100 सही हुए हैं। समझ रहे हो? तो आप देख सकते हैं ये था आपका पूरा प्लान। इस तरह से अगर आप पढ़ते हो तो आपका इंग्लिश हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो एट द एंड यू डेफिनेटली विल विन द रेस, आई प्रॉमिस। ये स्ट्रैटेजी कभी फेल नहीं होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जो मैंने खुद पे अप्लाई करी है, जो मैंने खुद महसूस किया, जो मेरी खुद की जो चीजें हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ मैंने जो जी है, जिस तरह से मैंने चीजें इंप्रूव करके यहां तक स्ट्रॉन्ग करी हैं, इंप्रूव कर यहां तक लेके आया हूं, ये सारी चीजें मैंने खुद से करी हैं, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर ये चीज आपको पसंद आ रही है और प्रैक्टिकल लग रही है तो अपने ऊपर अप्लाई करना, ट्राई करना और रिजल्ट देखना, और अगर रिजल्ट आता है तो मेरे साथ शेयर भी करना, ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो सकूं और दूसरों को आगे और इसी तरह से गाइड करता रहूं। क्योंकि ये चीजें यार प्रैक्टिकल, जब चीजें नहीं प्रैक्टिकल होती हैं तभी हमें फायदा होता है। बाकी ज्ञान भरी बातें दुनिया भर में आपको मिल जाएंगी, कहीं पे भी, यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, गूगल पे मिल जाएंगी, क्विक टिप्स मिल जाएंगी, हाउ टू क्रैक एसएससी, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में आप कोई सी भी एग्जाम क्रैक कर लो 5 महीने में। ये सब झूठी बातें हैं। 5 महीने 5 मिनट ये समय मायने नहीं रखता, मायने रखती है आपकी कंप्लीट अप्रोच, एक बेस्ट अप्रोच क्या है, आप किस तरह से चल रहे हो अपने फील्ड में, ये मैटर करता है। समझ गए? क्या कुछ आपने झेला है? जब तक आपने कुछ सियापा नहीं किया अपनी लाइफ में, कुछ झेला ही नहीं है, कुछ कष्ट ही नहीं हुआ, कैसे कुछ रैंक वैंक तो बहुत दूर की बात है, आप सिलेक्शन लेने के बहुत दूर हो जाओगे। कुछ झेलो तो सही पहले, कुछ बुरा तो हो आपके जीवन में, कुछ कठिनाइयां तो आए, झेला बहुत कुछ है सब चीजों के पीछे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। किसी ने अगर पूरा देखा होगा तो डेफिनेटली समझ में आया होगा और आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत सारा प्यार देने के लिए, और किसी भी दोस्त को इसको शेयर कर देना। हमारी क्लासेस ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे फ्री चलती हैं, और एप्लीकेशन पे, इसी नाम से एप्लीकेशन है, वहाँ पे पेड क्लासेस होती हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस पे। अगर आप चाहें तो वहाँ से कोई भी फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके अपने इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपके या लिंक्स वगैरह सब कुछ आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कोई वैसे खास प्रमोशन मैं आपके सामने नहीं करता इस तरह की वीडियोस में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो इसके बीच में मैं आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं देना चाहता। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बाय बाय, लव यू ऑल।